हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग घर पर रह कर के अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज हम लोग। ठीक ना बच्चों। देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक ना। आइए देखते हैं अच्छी तरह से। देखिए, ये है सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है, अथवा सामाजिक नियंत्रण में राज्य की क्या भूमिका होती है यह भी ये लिखना है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो समझ में आएगा। ये जो हेडिंग दिया गया है, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की क्या भूमिका होती है, तो आइए हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में राज्य सर्वशक्ति संपन्न सर्वोच्च अभिकरण है, जो नियंत्रण के क्षेत्र में अनेक प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों में अर्थात साधनों में राज्य एक सबसे सर्वशक्ति संपन्न और सर्वोच्च अभिकरण है, या सबसे ऊंचा अभिकरण है, साधन है, जो नियंत्रण के क्षेत्र में अनेक प्रकार से अपनी भूमिका को निभाता है। सामाजिक नियंत्रण के रूप में राज्य की भूमिका इस प्रकार से स्पष्ट की जा सकती है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, पारिवारिक जीवन पर नियंत्रण। ठीक ना बच्चों। देखते हैं पारिवारिक जीवन पर नियंत्रण, ये हेडिंग है। आधुनिक युग में राज्य परिवार पर अनेक प्रकार से नियंत्रण लगाता है, जो कि परिवार को विघटित होने से बचाने के लिए आवश्यक है। विघटित मतलब परिवार टूटे ना, परिवार विखंडित ना हो, इसको बिल्कुल बनाए रखने के लिए, ठीक ना, नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि परिवार को राज्य से अधिक कोई अन्य संस्था नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों। राज्य के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग हमारे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, कुल मिलाकर के उतने राज्यों में से जितने भी राज्य हैं, उन्हीं राज्यों में अपना एक संविधान है, कानून है, व्यवस्था है। यह हमारा देश ही है, या देश को ही ले लीजिए, हमारा देश है, उसका एक कानून है, व्यवस्था है, जो अन्य देशों से काल परिस्थिति के अनुसार अपना विभिन्नता लिए हुए है। तो प्यारे बच्चों, यह आगे कह रहा है कि नियमों द्वारा, राज्य के जो नियम बताए गए होते हैं, राज्य के नियमों द्वारा विवाह की आयु, शर्त, अवधि, परिवार के स्वरूप का निर्धारण करता है। ठीक ना। जैसे 1929 ईस्वी में बाल विवाह पर नियंत्रण लगा गया तथा आयु सीमा निश्चित हुई। आज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 संशोधन करके लड़के तथा लड़कियों का उम्र 18 और 21। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं लड़की के लिए, जहाँ तक लड़की की बात है, तो लड़की के लिए शादी के कितना उम्र निर्धारित किया है, 18 वर्ष। कितना वर्ष, 18 वर्ष। और वहीं पर लड़के का जो होता है, लड़के का, ठीक ना, 21 वर्ष। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब बताया गया है। तो आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट हेडिंग में। ये सब है, आप लोग स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आगे पढ़ लीजिएगा, और भी जानकारियाँ हैं। थोड़ा हम फास्ट चलते हैं, सभी चीज़ पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा।
दूसरा क्या है बच्चों, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण, जीवन यापन और क्षुधापूर्ति। क्षुधापूर्ति मतलब होता है, ठीक ना, भूख, भूख शांत, ठीक ना, एक कर दीजिए भूख पूर्ति, ठीक, भूख पूर्ति। पूर्ति के लिए विभिन्न आर्थिक साधनों का समाज में उपयोग किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था पर राज्य जैसे प्रभुता संपन्न शक्ति का नियंत्रण होना आवश्यक है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को संरक्षण मिलता है। इस उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने के लिए राज्य आवश्यकता अनुसार विशिष्ट उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर उस पर अपना नियंत्रण रखता है। अनेक श्रम नियमों अधिनियमों द्वारा वेतन एवं पारिश्रमिक निश्चित करता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमारे देश में जितने भी फैक्ट्रियां लगती हैं तो उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों के लिए एक निश्चित मजदूरी तय की जाती है। तो ये सब मजदूरी किनके निर्देश पर होती है, राज्य के निर्देश पर की जाती है, ठीक ना। तो उसको आप लोग जानना होगा। थर्ड हेडिंग है सामाजिक क्रियाओं पर नियंत्रण और निर्देशन। राज्य सरकार के समक्ष एक नियमावली रखता है। राज्य समाज के समक्ष, सॉरी सरकार का पढ़ा गया था, राज्य समाज के समक्ष एक नियमावली रखता है। इसमें अनेक प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को नियंत्रण एवं निर्देशन का वर्णन होता है। ये सभी सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक है। प्रचार द्वारा राज्य शक्ति बताता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भारत में अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता आदि के विरुद्ध प्रचार द्वारा नियंत्रण रखकर राज्य समाज के हित में कल्याणकारी कार्य करता है, ठीक ना बच्चों। तो ये चलते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग पर, बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा। बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा। राज्य महत्वपूर्ण कार्य बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना है। राज्य का महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वह बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना होता है। अतः इसके लिए अस्त्र शस्त्र, सेना, पुलिस चौकी, सड़कों एवं युद्धपोतों आदि का प्रबंध राज्य ही करता है, ताकि जनजीवन सुरक्षित रह सके। क्या रह सके, सुरक्षित रह सके, ठीक ना बच्चों। आगे चलते हैं। आंतरिक, देखिए, आंतरिक सुव्यवस्था और शांति बनाए रखना। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ समाज विरोधी तत्व तो अवश्य होते हैं, ठीक ना, जो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, जिन पर नियंत्रण रखकर राज्य देश की आंतरिक सुव्यवस्था को शांति बनाए रखता है। इसके लिए राज्य कानून, पुलिस, सेना का भी सहयोग ले सकता है, क्योंकि सामान्य स्थिति बनाए रखना आवश्यक है, जैसे हड़ताल, तालाबंदी, घेराव, सांप्रदायिक दंगे इत्यादि न हो सके। क्या हो, न हो, ठीक ना। तो आइए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा। प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकारों की रक्षा। किसी कल्याणकारी राज्य में मौलिक अधिकारों का संरक्षण करके समाज विरोधी तत्वों को नियंत्रित किया जाता है। ये मौलिक अधिकार ही जनता की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। स्वतंत्रता जैसे भाषण, लेखन, विचारों की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार इत्यादि इत्यादि, ठीक ना। इसको स्कूल कर देने, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कानून द्वारा नियंत्रण। अगला हेडिंग है बच्चों, कानून द्वारा। राज्य अपने उत्पत्ति के समय ही अपने कार्यों की शक्ति कुछ नियमों उपनियमों को संग्रहित कर ली जाती है। ये आज्ञाएं और आदेश ही कानून कहलाते हैं, जिनका पालन न करने पर दंड की व्यवस्था होती है, ठीक ना। आइए आगे चलते हैं। अपराधियों पर कठोर दृष्टि रखते हुए उन्हें बंदी बनाकर एवं
उनका समाज से बहिष्कृत करके। दूसरा है दंड के भय द्वारा अपराध को रोककर। तो इस तरह से दंड विधान दो विधि से निर्भर करता है। तो दो विधि हमारे हैं, नंबर 1, नंबर 2। ठीक ना। तो आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नियमन। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नियमन, इसमें ये देखते हैं हम लोग क्या है। राज्य राष्ट्रीय व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों पर भी नियंत्रण लगाता है, क्योंकि प्रगतिशील युग में मानव समाज का क्षेत्र देश सीमा से बाहर विदेशों तक हो गया है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार विकसित हुए हैं, उनका प्रभाव शारीरिक व्यवस्था पर भी, आंतरिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। अतः संचार, उद्योग, सांस्कृतिक आदान प्रदान आदि को निर्देशित व नियंत्रित रखता है। ठीक। तो आगे देखिए, चलते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं, आइए थोड़ा देख लिया जाता है। मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक नियंत्रण में राज्य के महत्ता के बारे में ठीक ही कहा है कि राज्य आवश्यक रूप से एक व्यवस्था उत्पन्न करने वाला संगठन है। यह व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, परंतु निसंदेह यह केवल व्यवस्था मात्र के लिए ही नहीं, अपितु जीवन की उन समस्त संभावनाओं के लिए है जिनको सुव्यवस्था के आधार की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि सामाजिक नियंत्रण में सबसे औपचारिक अभिकरण क्या है, राज्य है, जो जनहित के लिए नियंत्रण लगाता है। सबसे महत्वपूर्ण और ठीक ना, और मुख्य बिंदु क्या है कि हमारा अभिकरण क्या है, राज्य है। ठीक ना। अभिकरण को साधन कहते हैं। क्या कहते हैं, साधन। इसको आप लोग कर लीजिएगा, जो वर्ड बताते हैं उसको अपना नोट डाउन करते रहिएगा, अच्छी तरह से उसको समझने में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक ना। फिर यहाँ पर उसी को अथवा या लिख करके है, सामाजिक अब नियंत्रण में प्राथमिक समूह की क्या भूमिका है। प्राथमिक समूह, ठीक ना, अमूमन परिवार, क्या, परिवार। प्राथमिक समूह लगभग परिवार ही होते हैं। सामाजिक नियंत्रण के किन्हीं दो अनौपचारिक साधनों की विवेचना करिए। साधन मतलब होता है अभिकरण। ठीक ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर उत्तर में। परिवार समाज की प्रथम इकाई है और सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में कोई भी दूसरा समूह व्यक्ति के जीवन को इतना प्रभावित नहीं करता जितना कि परिवार। क्योंकि प्यारे बच्चों, बच्चा कोई भी हो, चूँकि जन्म ही लेता है तो वह सबसे पहले परिवार से संपर्क में आता है। किसके संपर्क में, परिवार के संपर्क में आता है, और उस सदस्यों के प्रति अपना जो सामाजिक जो क्रियाकलाप होता है उसको वह करने के बारे में वह सीखता है। अतः व्यक्ति के विकास में परिवार की अहम भूमिका है। परिवार ही व्यक्ति को समाज का नया रूप और दिशा बता सकता है, जिससे समाज सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित ढंग से चल सके। तो परिवार, ठीक ना। तो आगे आते हैं तो देखते हैं, इसमें लिखा है परिवार ही व्यक्ति को समाज संबंधी आदर्शों, रूढ़ियों, प्रचलित रीति रिवाजों से परिचित कराती है। त्याग, बलिदान, सहायता, दया, सहनशीलता, धैर्य आदि की शिक्षा व्यक्ति को परिवार के माध्यम से ही पता होती है। परिवार व्यक्ति के बुरे कार्यों की निंदा और अच्छे कार्यों की प्रशंसा करता है। ठीक ना बच्चों। क्योंकि बच्चा परिवार में जब भी कोई कार्य करता है तो परिवार के सदस्य
अच्छे कार्यों को सराहना करते हैं और अच्छे कार्यों का सराहना करते हैं, और बुरे कर्म जो होते हैं, बुरे कार्य होते हैं जो बालक द्वारा भूलवश हो जाता है, तो उसको वो लोग इग्नोर करके उस सुधार लाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षा द्वारा नियंत्रण। परिवार शिक्षा की सबसे अहम, महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली पाठशाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों, परिवार को प्राथमिक पाठशाला कहा ही गया है। अनेक पुरुषों का चरित्र गठन उनके परिवार से ही हुआ है। इटली के प्रजातंत्र के जन्मदाता मैजिनी का कथन है, नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के दुलार से ही सीखा जाता है। ठीक ना बच्चों, कितनी बड़ी बात देखिएगा आ रहा है। किसने? मैजिनी महोदय ने लिखा, मैजिनी ने लिखा है कि नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के दुलार से ही सीखा जाता है। आइए देखते हैं अब्राहम लिंकन जी ने क्या कहा है। अब्राहम लिंकन ने परिवार की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो कुछ भी मैं आज हूँ और जो कुछ भी बनने की आशा करता हूँ, वह सब कुछ मेरी देवी स्वरूप माता के कारण है। परिवार में ही हम आत्मसंयम की अमूल्य शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारा सामाजिक विकास परिवार में ही होता है। यदि परिवार का नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है तो समाज में विघटन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दंड व्यवस्था द्वारा नियंत्रण। व्यक्ति को अनुशासित और सामाजिक नियंत्रण में रखने के लिए परिवार में दंड की व्यवस्था होती है, जिसके भय से व्यक्ति सामाजिक जीवन में बंधा रहता है या सामाजिक नियंत्रण में बंधा रहता है। परिवार कभी भी अपने सदस्यों को शारीरिक दंड नहीं देता और न ही उत्पीड़न का सहारा देता है, बल्कि सहानुभूति के द्वारा सदस्यों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करता है। अगला है यौन व्यवहारों पर नियंत्रण। प्यारे बच्चों, यौन व्यवहार जो होते हैं और समाज को अगर सही ढंग से न बताया जाए तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए परिवार ही वह मतलब कि क्या है, अभिकरण है, साधन है, जिसके द्वारा यौन व्यवहारों पर नियंत्रण लगाया जाता है। जैसे प्राणीशास्त्रीय कार्य के रूप में यौन इच्छाओं की पूर्ति को एकमात्र साधन परिवार ही है। परिवार ही विवाह संस्कार के माध्यम से युवक युवतियों को दाम्पत्य सूत्र में बांधकर उन्हें यौन इच्छाओं को संतुष्टि करने के शुभ अवसर जुटाता है। परिवार ही यह निश्चित करता है कि एक विशेष सदस्य का विवाह कब और किसके साथ तथा किस प्रकार हो। परिवार अपनी जाति में ही विवाह करने को बाध्य करता है। इसी प्रकार परिवार विवाह संबंधी नियंत्रण लगाता है। इस प्रकार के नियंत्रण के कारण व्यक्ति अनेक बुराइयों से बच जाता है तथा स्त्रियों को बुरी दृष्टि से नहीं देखता, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है बच्चों, कितना अच्छा लिखा है। अगला है सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण। सामाजिकरण के दृष्टिकोण से सामाजिक नियंत्रण में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार ही व्यक्ति को सामाजिकरण करता है। वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक नियमों के अनुकूल बनाता है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को सामाजिक आदर्शों, संस्कृति, परंपराओं, रूढ़ियों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है तथा आगे चलकर जीवन में इस सीखी हुई बातों को प्रयोग में लाता है, जो सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। नेक्स्ट हेडिंग है सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा द्वारा नियंत्रण। प्रत्येक समाज में अपनी संस्कृति होती है। परिवार में उसी संस्कृति के अनुसार कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में वृद्ध व्यक्तियों के सम्मान और संयुक्त परिवार व्यवस्था को अच्छा समझा जाता है। परिवार में व्यक्ति को इसी के अनुसार कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वह वृद्ध व्यक्तियों तथा संयुक्त परिवार का आदर करना सीख जाता है। इस तरह सामाजिक जीवन संगठित बना रहता है। और वास्तविकता तो यह है कि समाज में नियंत्रण का अभाव तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सामंजस्य तथा सुरक्षा द्वारा नियंत्रण। पारिवारिक जीवन में सुख, दुख, बीमारी, बेकारी आदि अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं। इन परिस्थितियों में सामंजस्य की प्रेरणा परिवार में ही दी जाती है। पारिवारिक समायोजन का यह कार्य व्यक्ति को विघटित होने से बचाता है। वह चोरी, छिनैती, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाता है।
अगला है सदस्यों की देखरेख द्वारा नियंत्रण। परिवार अपने सदस्यों की सामान्य देखरेख करके यह विश्वास ले जाता है कि उनकी वास्तविक आवश्यकताएं परिवार में ही पूरी हो सकती है। साथ ही परिवार व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा भी देता है जो जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। इससे व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका सामाजिक जीवन तभी प्रगतिशील बन सकेगा जब वह परिवार के आदर्शों का पालन करेगा। इस भावना के साथ ही व्यक्ति जीवन नियंत्रण में बच जाता है। ठीक है बच्चों। अगला हेडिंग है परिवार मानवीय गुणों का विकास द्वारा नियंत्रण। परिवार बालक में अनेक मानवीय गुणों को विकसित करता है। मानवीय गुणों में प्रेम, सहयोग, दया, सहानुभूति, आत्मत्याग, सहिष्णुता, परोपकार, कर्तव्य पालन तथा आज्ञा पालन प्रमुख हैं। ये सभी ऐसे गुण हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का जीवन स्वयं नियंत्रित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, निष्कर्ष में उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परिवार सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार का नियंत्रण अधिक अस्थायी है और प्रभावशाली सिद्ध होता है। संक्षेप में यह भी कह सकते हैं कि परिवार केवल सामाजिक नियंत्रण में सहायता ही नहीं करता, बल्कि वह सामाजिकरण यानी कि मानव को सामाजिकरण की प्रक्रिया को भी संभव बनाता है। ठीक ना बच्चों। अगला है सामाजिक नियंत्रण के एक अभिकरण के रूप में परिवार के महत्व में कमी। अब थोड़ा ये आलोचनात्मक हेडिंग है, इसको पढ़िएगा। यद्यपि सामाजिक नियंत्रण में एक अभिकरण के रूप में परिवार की सदैव से ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु औद्योगिकरण, नगरीकरण, लोकतंत्रीकरण, शिक्षा का प्रसार, आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिवादिता आदि कारकों के परिणाम स्वरूप आज अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों का परिवार की संरचना पर प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप आज परिवार सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण के रूप में अपना महत्व खोता जा रहा है, क्योंकि परिवार की महत्ता को इंसान इग्नोर करने लगा है, क्योंकि इन सभी तथा अन्य और भी कई कारकों से सामाजिक नियंत्रण एवं बंधनों को सर्वथा शिथिल कर दिया है। उदाहरण के लिए आज के परिवार में पिता की शक्ति का ह्रास हुआ है। परिवारों में न तो पिता की आज्ञाओं को अंतिम माना जाता है और न ही उसकी शक्ति को ईश्वरीय समझा जाता है। अतः एक ही परिवार के सदस्य पृथक पृथक मार्गों पर चलकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। परिवार के सभी सदस्यों में एकमत का अभाव होता जा रहा है। किसी के ऊपर किसी को नियंत्रण नहीं है। अब परिवार के सभी सदस्य अपनी इच्छा, दृष्टि, विचार, हित को ध्यान में रखकर कार्य करने लगे हैं। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि वर्तमान युग में सामाजिक नियंत्रण का विकर्ण के रूप में परिवार का महत्व घटता जा रहा है। ठीक ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को तैयार करके रहना है। अब यह कल बताएंगे आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। आप लोग उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक ना बच्चों। तो इसका मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे बताऊंगा, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक ना बच्चों। तो ओके, बाय बाय, चलते हैं।